हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जो हमारी क्लासेस चल रही थी मिशन 100 का हम सॉल्यूशन करवा रहे थे और मेरा जो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और 13 का चैप्टर भी मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ। लेकिन जो भी उसके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं करवा दूंगा इन चैप्टर के लास्ट के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं आज हमारा सेकंड चैप्टर जो होने वाला है वो होने वाला है अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, गुण धर्मों के बारे में बात हम करने वाले हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट डे है अम्ल क्षार का चैप्टर नंबर 2 का। सबसे पहले इसके ब्लू पैटर्न पर देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं और किस प्रकार से एग्जाम के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। और बताने से पहले आपको सूचित इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। और लास्ट के अंदर अपना कंप्लीट करने के बाद में, वॉच करने के बाद में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा, इसका प्रीव्यू कैसा रहा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन इस प्रकार से रहने वाला है। अम्ल क्षार के बारे में आज चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इस प्रकार इसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखना है। पहला क्वेश्चन आपका एक तो पूछा जाएगा इसके अंदर वस्तुनिष्ठ मतलब का, आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऑप्शनल पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा आपका अति लघुतरात्मक मतलब कि अति वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा इसके अंदर एक लघुतरात्मक, एक पूछा जाएगा लघु उत्तरात्मक और एक पूछा जाएगा आपका दीर्घ उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली 6 नंबर का है एक टॉपिक आपका है। अंक भार इसका है 7 नंबर का। कितने अंक का है? 7 नंबर का ये चैप्टर आपका होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारी साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस। अब देखो, जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ पार्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके डिस्कशन करने वाले हैं, बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको इस चैप्टर को याद करना है और कौन से वो टॉपिक है, पीक पॉइंट है जिनको हमें करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर कवर कर पाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन रहने वाला है उसकी बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं करवाने वाला हूं आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो भी बनते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो भी मैं बता रहा हूं, दही में उपस्थित अम्ल है। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दही में उपस्थित अम्ल है, दही में उपस्थित अम्ल है। लिखिए, दही में उपस्थित अम्ल है, दही में उपस्थित अम्ल है। अब देखो इसमें लिखना क्या आपको, लैक्टिक अम्ल है। कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। एक बात जरूर याद रखना, मैं सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, इसके साथ जो भी मेरे अकॉर्डिंग जो भी और इसके अलावा जो भी मोस्ट पॉइंट बनते हैं वो भी मैं साथ साथ लिखवाते जा रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कवर अच्छे से करना है। अब देखो अन्य अन्य कौन से अम्ल है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखो पहले लिखिए आप सेब। सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। लिख लीजिए इसको भी। फिर बात करूं मैं संतरे की। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। फिर बात करूं मैं किसकी? इमली की। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपका? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। आंवला की बात करूं मैं, आंवला में कौन सा पाया जाता है? एस्कॉर्बिक। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। बात करूं मैं किसकी? चिंटी या जो नेटल है उसके डंक की बात मैं करूं तो उसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ये लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखना है। टमाटर का वो लिख लीजिए आप, टमाटर, टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये है कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल जो भी आपके इसको पढ़ना योग्य है, जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, दही में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, तो दादी जो होती है आपके वो बोलती हैं कि ले टिक जाए एक जगह है और खा ले, तो लैक्टिक अम्ल दही खाने की बात कर रहे हैं। तो सेब क्या होगा? सेब जो है मैलिक अम्ल, मतलब इसका जो मोल के अंदर जो भाव होता है बहुत ज़्यादा होता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। संतरे में जैसे हम खाते हैं
ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना। तो सीट्रिक अम्ल, सी की आवाज आती है मुख से, जैसे संतरे को बोलते हैं। तो इमली होगी टार्ट्रिक अम्ल, और आंवला हो गया एस्कार्बिक अम्ल, चिंटी नेटल का डंक हो गया फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है ना, जैसे चिंटी खाती है हम फॉर्म में आ जाते हैं। टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए आगे, फिर अगला क्वेश्चन है NaOH व 10 मिलियन HCl 8 मिलियन विलेन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH के उसी विलेन का 20 मिलियन के लिए, तो ये छोड़ो, इतना काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन है इसका, अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? लिखिए, सीधा लिख दीजिए आप, अपच का उपचार, अपच का उपचार करने के लिए, अपच का उपचार करने के लिए औषधि, करने के लिए औषधि क्या हो जाएगी? एंटासिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एंटासिड, एंटासिड। इसके अलावा कौन से हम ले सकते हैं? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं उसको। दूसरा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। ये सभी हम लेते हैं अपच के उपचार के लिए, एंटासिड लेते हैं। ठीक है, फिर अगले हम बात करें, अब हम बात करने वाले हैं कि उसके ऊपर पीएच मान के ऊपर। अपच का उपचार वगैरह हो गया है, अब हम बात करेंगे पीएच मान। पीएच मान के अंदर है रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। अब अन्य जो है रक्त के पीएच मान, अन्य जो बात करूँ मैं, अन्य जो भी जल का हो गया, अशुद्ध जल का हो गया, वर्षा के जल का हो गया, शुद्ध जल का हो गया, मानव मूत्र का हो गया, ठीक है ना, और खट्टे पदार्थों के लिए क्या होगा, क्षार के लिए क्या होगा, सभी जो भी पीएच मान है उसके हम बात करने वाले हैं। जो आपका जठर रस है उसका कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका कितना होता है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने ये सारे के सारे लिख लिए होंगे। आगे देखिए, पहले बात करूंगा मैं किसके ऊपर, अब पीएच के मान के ऊपर। ये देखिए आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? पीएच मान के ऊपर बात करने वाले हैं। पीएच मान के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पहले रक्त का पीएच मान आपने लिखा दिया है, रक्त का पीएच मान लिख लीजिए 7.4। ठीक है, रक्त का पीएच मान आपका हो गया है 7.4। फिर अगला है इसके अंदर, देखिए अगला लिखिए शुद्ध जल का पीएच। अगला है इसके अंदर शुद्ध जल, शुद्ध जल, इसको कौन सा बोलते हैं? और अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, अशुद्ध मतलब जो अशुद्ध ना हो, अशुद्ध हो, अशुद्ध हो क्या? नहीं, जो अशुद्ध नहीं हो, अशुद्ध जल। कौन सा जल? अशुद्ध जल। इसका पीएच की बात करें तो कितना होता है? लिखिए 7 होता है। कितना होता है? 7.0 होता है। कितना होता है? 7.0 होता है। फिर बात करिए जठर रस का पीएच मान। जठर रस, जठर रस, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच होता है 1.2। कितना होता है? 1.2, लगभग 1.2, लगभग, लगभग। ठीक है, फिर बात करूं मैं मानव शरीर का, मानव शरीर का, मानव शरीर की बात मैं करूं, मानव शरीर की बात मैं करूं तो कितना हो जाएगा? 7.0 से 7.8 तक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात मैं करूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्राकृतिक। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपका है निम्न में प्राकृतिक सूचक है। लिखिए निम्न, या फिर लिख दे प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए। लिखिए प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए, प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए, प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए। लिखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर? और मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थेलिन हो गया, लिटमस पेपर हो गया, उपरोक्त सभी हो गए। तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप? लिटमस पेपर। क्या लिखोगे? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। प्राकृतिक सूचक की मैंने बात कर दी, अब मैं बात करने वाला हूं किसकी? इसके अलावा सूचक होते हैं कौन से? संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक के बारे में लिखाऊंगा मैं थोड़ा सा। हाँ लिखिए संश्लेषित सूचक। कौन से? संश्लेषित सूचक। लिखिए संश्लेषित सूचक,
संश्लेषित सूचक। अब संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं उसको लिखिए। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। कौन सा? फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात मैं करूं, गंधीय सूचक लिखिए। गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक कौन से होते हैं उसके बारे में लिखिए। 2 गंधीय सूचकों के नाम, वेनिला हो गया, वेनिला हो गया, वेनिला, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, और इसके साथ में एक और होता है, क्या होता है? लौंग का तेल। क्या होता है? लौंग का तेल। ये हो गया आपके गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं, 2 ही नहीं, और इसके अंदर और तो कुछ है नहीं। जठरस का हो गया, पीएच मान मैंने करवा दिया है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। 2 संश्लेषित हो गए, बैंक के पार्ट हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए। अब इसको एक बार देख लीजिए। इसको एक बार देखिए क्या क्या बताया मैंने। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न करवा रहा हूँ मैं उसके अंदर, वो सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में, जो भी आपके अम्ल होते हैं उसके बारे में बताया था। जो चिट्टी का डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सेब के अंदर मेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, आंवला के अंदर एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करूँ मोस्टली किसके बारे में, वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्न है उसके अंदर आएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, जठरस का पीएच मान कितना होता है, वर्षा के जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है ना। सारे तो देखिए शुद्ध जल क्या होता है आपका 7.00, मतलब 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बरसात। बरसात में देखिए, जैसे आप बरसात का नाम लोगे, बरसात, बरसात के अंदर देखिए क्या नाम आएगा? 7 आएगा लास्ट के अंदर, बरसात। तो 7 अशुद्ध जल का मान कितना होगा? पीएच मान हो जाएगा। जठरस हो जाएगा, पीएच उसका होता है 1.2। कितना होता है? 1.2 होता है लगभग। और मानव शरीर की बात मैं करूँ 7.0 से लेकर 7.6 या फिर 7.8 तक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है आपका 10। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? इसको याद कैसे करना है? आप सोचते होंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ हो जाता है मिलना। जब मिल्क ऑफ हो जाता है मिलना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्ना मतलब मिलना बंद हो जाता है। मिल्क कब बंद होता है? रात के 10 बजे। रात के 10 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है, तो मिल्क जो होता है वो मिलना ऑफ हो जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक सूचकों के नाम बताता हूँ मैं। कुछ प्राकृतिक सूचकों की बात मैं करूँ तो प्राकृतिक सूचक के अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर हो गया आपका लिटमस पत्र। ये प्राकृतिक है क्या? शायद कृत्रिम होगा, ठीक है। प्राकृतिक सूचक होता है, इसके अंदर आपका हल्दी हो गए, वो हो गए, ठीक है। संश्लेषित सूचक हो जाएंगे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। गंधीय सूचक की बात मैं करूँ, गंधीय सूचक का मतलब क्या होता है? इसके अंदर गंध आती है, अति तीव्र गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया और लौंग का तेल हो गया। ये होते हैं आपके गंधीय सूचक। आगे देखिए, आगे कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा से देख लीजिए जल्दी जल्दी। आज हम वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर शायद रिक्त स्थान नहीं है, रिक्त स्थान को हम छोड़ेंगे, बाकी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है वो है कुछ इस प्रकार से। अम्लीय वर्षा, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसके अंदर। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 7.0 से 5.6 से कम हो जाता है। कितना होता है? 5.6 से कम। ये लिख लीजिए आप। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम हो जाता है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन, इसके अंदर प्राकृतिक सूचकों के नाम मैंने लिखा दिए हैं, और अम्ल और क्षार के आगे मैं थोड़ा सा करवाऊंगा। कौन सा पदार्थ क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? इसके लिखिए सूत्र। कौन सा पदार्थ क्लोरीन से करके क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? कौन सा पदार्थ क्लोरीन से, अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन से क्रिया करके, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? विरंजक चूर्ण बनाता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? CaOCl2, CaOCl2, या फिर कोई बताइए कौन सा हो जाएगा? CaOH2, शुष्क बुझा हुआ चूना। आंसर लिख लीजिए इसका, शुष्क बुझा हुआ, शुष्क बुझा हुआ
चूना। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, CaOH2, CaOH2। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुझा हुआ चूना का, और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये मैंने आपको शायद बता भी दिया होगा बुझा हुआ चूना का और बिना बुझा हुआ चूने का। देखिए CaOH2, इसके अंदर देखिए OH आ गया। OH कहाँ आ गया? मतलब जल का अणु इसके अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे कोई आग बुझाते हैं तो उसके अंदर क्या मिलाते हैं हम? जल मिलाते हैं, तभी वो आग कंट्रोल में आती है। तो बुझे हुए की बात अगर करें तो CaOH2 आएगा, और बिना बुझा हुए की बात करें तो आएगा आपका CaO। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए अब दहन किसकी उपस्थिति में होता है? आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन दहन हम करवाएंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम के साथ में प्रेजेंस किसकी है? ऑक्सीजन की है ना, तो ये बुझा हुआ चूना नहीं है, ये हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। क्योंकि अगर ऑक्सीजन इसके साथ में रहेगी तो ये बुझेगा नहीं, मतलब जलता रहेगा, ज्वलित होता, दहन होता रहेगा। जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन अणु, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जैसे प्रवेश करेगा जल और हाइड्रोक्स आयन, तो क्या हो जाएगा? ये बुझ जाएगा, पानी की मात्रा इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखिए। इंपोर्टेंट सूत्र हैं, ये लिख लीजिए। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा? अभी लिखा है मैंने CaOCl2, CaOCl2। अगला है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होगा इसके अंदर, Na2CO3.10H2O। फिर बात करूँ मैं किसकी? जिप्सम की। जिप्सम क्या होगा? CaSO4.2H2O। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, ये तो आपका जिप्सम हो गया, POP है, ठीक है ना। उसका क्या हो जाएगा? 1.5 अणु आ जाएगा इसके अंदर, हाफ अणु आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से सूत्र पूछता है, और इसके कुछ कुछ उपयोगी पूछता है, रासायनिक नाम भी पूछ सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम क्लोराइड। इसका हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये हो जाएगा दाउन सोडा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हो जाएगा जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। इनके नाम याद कर लेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर देखते हैं हम थोड़ा सा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूं मैं, किसकी? POP। POP का सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O। किसका अणु हो जाएगा? जल का आधा अणु, ठीक है ना। हाफ H2 हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि एक एंटीसिड का नाम बताइए। मैंने अभी बताया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो अपच के उपचार के लिए होती है। अब देखिए अगला है इसके अंदर, जठरस का पीएच मान धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। लिखिए धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, इसके ऊपर बताइए थोड़ा सा। लिखिए इसके अंदर धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। अब आपको लिखा देता हूं मैं इनकी प्रकृति, ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में। ऑक्साइड की प्रकृति, इसके अंदर पहली बात करूं मैं किसकी? धात्विक की, और दूसरी बात मैं किसकी करूं? अधात्विक की। किसकी? अधात्विक की। अब देखिए जिसके अंदर नाम बड़ा है वही हो जाएगा। धात्विक में आपका देखिए नाम 3 अक्षर का है, तो मैं यहाँ पर क्षारीय करूँगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति। क्या होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। और बात मैं करूँ अधात्विक की, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी होती है रे? अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ये बोल रहा है किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों में बना है। ये सोचो कि शुक्र है कि आपके ऊपर ग्रह नहीं लगा, तो ग्रह का जैसे भी क्वेश्चन है तो आप क्या करना है, इसके अंदर शुक्र करना है, ठीक है। और प्राकृतिक सूचकों के नाम हो गए, पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, प्लेटोनियम हो गया, जेरोनियम हो गया, ये सब कुछ हैं, अलग अलग हैं। और फिर बात मैं करूँ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखें तो अभी तो इसके अंदर कुछ और नहीं है। सूत्र मैंने लिखा दिया है, मधुमक्खी नेटर गार्डन करवा दिया है। सजावटी सामान बनाने में इनका उपयोग पूछे तो आपको कर देने हैं, ठीक है।
अभी वेट कीजिए 2 मिनट का थोड़ा सा, 20 मिनट का 10 मिनट का। तो अब जो आगे छोटे छोटे और क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसको हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको जो भी लिखाए हैं, अब देखिए, अब जो देखो ये आपके मैंने अभी लिखाए थे, बेकिंग सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, धावन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम हो गया, इनके आपके कोई दो दो उपयोग ही पूछ सकता है, ठीक है ना। मतलब कि दो दो उपयोग लिखिए, सूत्र लिखिए और दो दो उपयोग लिखिए, बताइए। तो यहाँ पर मैं तो कुछ करवा लेता हूँ आपको, देख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन ये लिखिए, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए धातु के साथ, धातु की जब अम्ल के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखोगे आप, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। उदाहरण की बात मैं करूँ तो देखिए, Zn प्लस का H2SO4 बराबर ZnSO4 प्लस का H2 गैस निकल गई। अगर मैं HCl की बात करूं, Zn प्लस का HCl, तो ZnCl प्लस का H2, ठीक है ना, 2ZnCl यहाँ पर हो जाएगा और 2H हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको संतुलित नहीं है, संतुलित करना जरूरी है इसको, इससे मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर ये आपको याद रख लेनी है पहले वाली, ठीक है। फिर क्वेश्चन एक और लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के निर्माण की प्रक्रिया को लिखिए और इसके 2 उदाहरण दीजिए। पीओपी निर्माण किस प्रकार से होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का निर्माण किस प्रकार से होता है, और इसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। लिखिए, अगला क्वेश्चन है पीओपी निर्माण की प्रक्रिया, लिखिए पीओपी निर्माण की प्रक्रिया, पीओपी निर्माण की प्रक्रिया, पीओपी निर्माण की विधि या फिर प्रक्रिया, विधि की बात ये हो जाएगी। यहाँ पर बात करूँ मैं किसकी, उपयोग की, किसकी, उपयोग की। तो पीओपी का निर्माण किस प्रकार से होगा, देखिए CaSO4 0.2H2O, यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम इसको गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, कितने पर, 373 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा, CaSO4 0.5H2O प्लस का 1.5 अणु जल का निकल जाएगा, प्लस 1/2H2O। यहाँ पर जो आपका ये सूत्र बना है, ये बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये बन गया आपका पीओपी, क्या बन गया, पीओपी, ठीक है। जिप्सम बन गया। अब देखिए आगे लिखिए, आगे यहाँ पर है इसके अंदर इसके 2 उपयोग की बात मैं करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सजावटी कार्यों में, सजावटी कार्यों में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, टूटी हड्डी को जोड़ने में, और कुछ सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, ये हो जाएगा आपका कुछ इंपोर्टेंट इसके। अब आगे थोड़ा सा और लिखिए, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे करवा देता हूँ मैं। आगे की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, अगर नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी उसके अंदर हम निकलने वाले जो भी इसके लॉन्ग क्वेश्चन है सारे डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, स्पीड से लिख लीजिएगा, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला है इसके अंदर 2 संश्लेषित शुष्कों के नाम लिखे, मैंने आपको बता दिए हैं कौन से मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन बता दिया है। फिनोप्थिलीन के साथ सारी क्रिया कैसा रंग, गुलाबी रंग, छोड़ दीजिए इसको एक बार। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए और इसका उपयोग। अब बेकिंग पाउडर के सूत्र उपयोग लिखिए आप, बेकिंग पाउडर का सूत्र लिखिए, बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपका Na2CO3, क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर का सूत्र हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3, ये तो होगा सूत्र इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको बात करते हैं उपयोग की, तो उपयोग क्या हो जाएगा, उपयोग लिखिए इसके, बेकिंग पाउडर का उपयोग बेकिंग सोडा या फिर अम्ल जैसा टार्टरिक, इसको वो एसिडिटी के रूप में, एसिडिटी के रूप में या फिर एंसिडिटी के रूप में, एंटिसिड के रूप में, एसिडिटी के रूप में
खस्ते पकोड़े बनाने के लिए, खस्ते पकोड़े बनाने के लिए, पकोड़े बनाने में, ये हो जाएगा इसका। आगे लिखिए। अब ये बोल रहा है निम्न को प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्न को प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए प्रबलता का घटता क्रम, प्रबलता का घटता क्रम, प्रबलता का घटता क्रम। पहला आपका लिख देंगे, इसके अंदर आपका है जठर रस। जठर रस, जठर रस वो ज़्यादा होता है किससे? नींबू से। किससे? नींबू रस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर रक्त। रक्त जो होता है वो ज़्यादा प्रबल होता है किससे? शुद्ध जल से। शुद्ध जल से। ठीक है ना। ये होगा इनका प्रबलता क्रम, याद रख लेना इनको। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा मैं कराऊंगा आपको। धातु की जब अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं ऑक्साइड क्या बनते हैं? धातु ऑक्साइड बनते हैं, लवण प्लस जल बनते हैं, ये ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर बोलता है कि धातु ऑक्साइडों की जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अम्लों की धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्या करते हैं? लवण प्लस जलता है। यहाँ पर लिख लीजिए धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस का अम्ल, तो क्या निकलेंगे? लवण निकलेगा और प्लस का आपका जल, जल निकलेगा। उदाहरण में दूँ आपका MgO प्लस का HCl, तो क्या निकलेगा? MgCl, या फिर H2SO4 लिख लीजिए आप, H2SO4। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? MgOH2 प्लस का H2O, MgOH2 प्लस का H2O। ये तो हो गया लवण और ये हो जाएगा आपका जल। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया लिखिए, ये आपको मैंने करवा दिया है। कोई दो प्रबल अम्ल, कोई दो क्षार अम्लों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। पेयजल के शुद्धिकरण में कौन सा उपयोग किया जाता है? उसको लिखिए विरंजक चूर्ण। पेयजल के शुद्धिकरण में कौन सा काम आता है? विरंजक चूर्ण आता है। अब कुछ देखिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है आपका कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, इनके कुछ दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, वो लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है और कल बड़े वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, आज वस्तुनिष्ठ सारे कंप्लीट हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरार्थ मैंने आज करवा दिया आपके। ठीक है ना। अति लघु उत्तरार्थ में करवा दिया और वस्तुनिष्ठ भी करवा दिया। लास्ट क्वेश्चन आज का है वो हम लिखने वाले हैं, लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन लिखिए। कोई दो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के नाम लिखिए। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का नाम लिखिए। प्रबल अम्ल लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे HCl, HNO3, H2SO4। और प्रबल क्षार की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा NaOH, नाच, और KOH, कोच। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको प्रबल क्षार की बात करें तो यहाँ पर OH है ना, यहाँ पर OH आएगा। जब मतलब क्या आएगा? कोच जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। और जो भी नाचने वाले हैं वो भी क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। अगर लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैंने आपको करवा दिया है। निम्न का मिलान कीजिए, ये भी मैंने करवा दिया है। टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा, दही, एक सब करवा दिया है। प्लास्ट ऑफ पेरिस से रासायनिक समीकरण करवा दी मैंने। फिर हम बात करने वाले हैं कुछ और इसके अंदर, देखते हैं हमको मिल जाए शायद। नहीं है। ठीक है, आज का जो हमारा रहेगा वो सिर्फ इतना ही रहने वाला है। कल हम बात करेंगे किसकी? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार कौन से होते हैं उसके हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं तक समाप्त होता है। आज की जो हमारी क्लास होती है, सेशन जो होता है फर्स्ट इसका है, चैप्टर नंबर 2 का अम्ल क्षार का। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 नंबर का आने वाला है। अभी से फोकस कर लीजिए इंपॉर्टेंट किस चैप्टर है। ठीक है ना। जो भी मैंने आपके वस्तुनिष्ठ की बात मैं करूँ, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्लस में आपके जो अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना। क्या हो गए हैं? आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब बात मैं कल किसकी करने वाला हूँ आपके, देखिए इसके अंदर लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक। कल का डे रहेगा आपका, रहेगा लघु प्लस का दीर्घ, लघु प्लस का दीर्घ। ये रहेगा कल की सेकंड क्लास रहेगी। और कल इसको चैप्टर को हम खत्म कर देने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में रहेंगे वो हम बता देंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप सभी ने ऐसे क्वेश्चन लिख लिए होंगे और उम्मीद करता हूँ सभी ने पूरा वीडियो देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा।
और वीडियो पूरा देख लिया तो अब जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन वैल्यूएबल कंटेंट कैसा लगा, वैल्यू है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना और लाइक जरूर करना। थैंक यू।